स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। बांडुंग स्पिरिट का तात्पर्य क्या है? ए. दक्षिण पूर्व एशिया में पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने वाला एक सांस्कृतिक आंदोलन। बी. आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और चीन के बीच एक व्यापार समझौता। सी. भूमध्यरेखीय देशों में वर्षा वनों को संरक्षित करने के लिए एक पर्यावरणीय पहल। डी. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने वाला एक सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बांडुंग स्पिरिट यह एक कूटनीतिक सिद्धांत है जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देता है। यह ग्लोबल साउथ के देशों को जीत सहयोग के माध्यम से आम विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक. परंपरा के अनुसार यदि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है तो उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है। 2. यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 3. आज तक किसी भी उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का दूसरा सबसे बड़ा पद लोकसभा उपाध्यक्ष का होता है। परंपरा के अनुसार यदि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होता है तो उपाध्यक्ष विपक्ष से होता है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1956 में प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके कारण उपाध्यक्ष एम अनंत शयमन अयंगकर ने वर्ष 1956 से 57 तक लोकसभा में शेष कार्यकाल के लिए कार्यभार संभाला, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय निवेश संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1. ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अभिन्न अंग हैं। कथन 2. वे विदेशी निवेशकों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप को रोककर निवेश की रक्षा करते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द्विपक्षीय निवेश संधियां यानी BITS द्विपक्षीय निवेश संधियां साझेदार देशों में निजी निवेश की सुरक्षा और बाजार उन्मुख नीतियों को विकसित करने में मदद करती हैं। BIT प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए अभिन्न अंग है, अतः कथन 1 सही है। वे मेजबान देश के विनियामक व्यवहार पर अड़चनें डालकर निवेश की रक्षा करते हैं, विदेशी निवेशकों के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप को रोकते हैं, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, महरौली के कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और अंततः इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। 2. बिजली गिरने से इसकी 2 मंजिलें क्षतिग्रस्त होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण कराया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महरौली का कुतुब मीनार महरौली के कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लगभग 1199 ईस्वी में करवाया गया था और अंततः उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, अतः कथन 1 सही है। मूलतः इस मीनार में 4 मंजिलें थी, जिनमें से सबसे ऊपरी मंजिल 1373 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 2 मंजिलों का पुनर्निर्माण कराया, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिमालयन सीरो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है लेकिन ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं। 2. हिमालयन सीरो IUCN रेड लिस्ट की संकटग्रस्त श्रेणी में है। 3. हाल ही में पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य भूमि सीरो के फोटोग्राफिक साक्ष्य दस्तावेजीकरण किए गए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमालयन सीरो आमतौर पर 2000 मीटर और 4000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर पाई जाती है। वे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं लेकिन ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में नहीं, अतः कथन 1 सही है।
हिमालयन सीरो IUCN रेड लिस्ट के सुवेद श्रेणी में है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मेनलैंड सीरो का निवास स्थान भारत भूटान सीमा के पार फिफ्सू वन्यजीव अभयारण्य और भूटान में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान में है। हाल ही में असम वन विभाग और संरक्षणवादियों ने पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मेनलैंड सीरो के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में पाए जाने वाले समुद्री खनिज संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पॉलीमेटेलिक सल्फाइड कार्लसबर्ग रिज में पाए जाते हैं। 2. कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज क्रस्ट अफानासी निकेतन सीमाउंट में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के लिए 2 आवेदन प्रस्तुत किए। हिंद महासागर रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पाए जाते हैं, अतः कथन 1 सही है। मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकेतन सीमाउंट की कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नीज परतें पाई जाती हैं, अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में भारत के पास हिंद महासागर में अन्वेषण के लिए 2 अनुबंध हैं। मध्य हिंद महासागर बेसिन और रिज में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और सल्फाइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा विनिमय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। 2. इन स्वैप परिचालनों में कोई विनिमय दर जोखिम शामिल नहीं होता है। 3. सार्क विनिमय सुविधाओं के अंतर्गत RBI कुल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विनिमय व्यवस्था की पेशकश कर सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2 देशों के बीच मुद्रा विनिमय समझौता तरलता समर्थन के लिए पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं का आदान प्रदान करने का एक अनुबंध है। केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने या भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय में संलग्न है, जब तक कि लंबी अवधि की व्यवस्था नहीं की जा सकती, अतः कथन 1 सही है। इन विनिमय परिचालनों में कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं होता है, क्योंकि लेन देन की शर्तें पहले से तय होती हैं, अतः कथन 2 सही है। RBI 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के अंतर्गत विनिमय व्यवस्था की पेशकश कर सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। विनिमय अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। इस ढांचे में भारतीय रुपए में विनिमय के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला रिप्लेस्ड एक्शन फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? A. एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करना। B. प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग करना। C. खाद्य पदार्थों से ट्रांस वसा को समाप्त करना। D. चीनी का सेवन कम करने का अभियान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिप्लेस फ्रेमवर्क खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के शीघ्र, पूर्ण और निरंतर उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए 6 रणनीतिक कार्यवाहियां प्रदान करता है। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के आहार स्रोतों और आवश्यक नीति परिवर्तन के परिदृश्य की समीक्षा करना, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को स्वास्थ्यवर्धक वसा और तेलों से प्रतिस्थापित करने को बढ़ावा देना, औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को समाप्त करने हेतु कानून बनाना या नियामक कार्रवाई करना, खाद्य आपूर्ति में ट्रांस वसा की मात्रा का आकलन और निगरानी करना तथा जनसंख्या में ट्रांस वसा की खपत में परिवर्तन करना, नीति निर्माताओं, उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और जनता के बीच ट्रांस वसा के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, नीतियों और विनियमों का अनुपालन लागू करना। अगला प्रश्न है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मार्च 2020 में शुरू की गई PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी। 2. वर्तमान में यह योजना 14 औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करती है। 3. इस योजना के अंतर्गत घरेलू कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 10 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय पुरस्कार प्राप्त होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना मार्च 2020 में शुरू की गई PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु की गई थी, अतः कथन 1 सही है। इस योजना ने शुरू में 3 उद्योगों को लक्षित किया था, अर्थात मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण। बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया, अतः कथन 2 सही है।
PLI योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय पुरस्कार मिलते हैं जो 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। 2. इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विभिन्न घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों यानी IPS को जोड़कर सीमा पार से भुगतान वृद्धि करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट नेक्सस, इसकी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक यानी BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विभिन्न घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार से भुगतान में वृद्धि करना है। अतः कथन 2 सही है। इस संबंध में BIS एवं संस्थापक देशों अर्थात मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बासेल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ पुदुचेरी के भाग और दूसरी तरफ निकटवर्ती राज्य है। 1. कराईकल तमिलनाडु, 2. माही केरल, 3. यनम आंध्र प्रदेश। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सी युग्म सही सुमेलित है या सुमेलित है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुदुचेरी, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का गठन वर्ष 1962 में फ्रांसीसी भारत के 4 पूर्व उपनिवेशों को मिलाकर किया गया था। ये उपनिवेश हैं पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरे हुए हैं जबकि माही केरल राज्य से और यानम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। अतः युग्म 1, 2 और 3 सही सुमेलित है। विविध संस्कृति को समायोजित करने के लिए इसके बहुराज्यीय स्थान के कारण पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है। अतः विकल्प D सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? A. यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय उपभोक्ताओं से MRP से कम कीमत वसूले। B. व्यवसायों को मंदी की स्थिति में जाने से रोकना। C. यह सुनिश्चित करना कि कर दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। D. व्यवसायों को दोहरे कराधान से बचाना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। डियर व्यूअर्स, धन्यवाद। अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।